अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मोल की, कि हम मोल को किस तरह डिफाइन करते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फिर आयनिक मास हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस सब्सटेंस का क्या है, ये इस सब्सटेंस का 1 मोल है। जब आप क्या करते हो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास, जब आप इनको एक्सप्रेस कर देते हो किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो आप कहते हो कि ये इस सब्सटेंस का क्या है, 1 मोल है। कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फिर आयनिक मास जब आप इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो आप कहोगे कि ये इस सब्सटेंस का क्या है, 1 मोल है। अब यहाँ पे हमने 4 टर्म्स लिखी हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फिर आयनिक मास। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं इसका मतलब हम बात करते हैं एलिमेंट की। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली किसका होता है, एलिमेंट का होता है। जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास की जब भी बात करेंगे इसका मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। फार्मूला मास की बात करेंगे इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की। फार्मूला मास, उसके लिए आयनिक कंपाउंड, और आयनिक मास इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आयनिक स्पीशी की। जब भी आप एलिमेंट की बात करते हो तो एलिमेंट के लिए आप जो मास का वर्ड यूज करते हो वो होता है एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के लिए आप यूज करते हो मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड के लिए आप यूज करते हो फार्मूला मास, और आयनिक स्पीशी के लिए आप यूज करते हो आयनिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, किसी भी आयनिक स्पीशी का आयनिक मास जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो आप कहोगे कि ये इसका क्या है, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है और 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशी है। अगर हम चारों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट की। एलिमेंट, जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास को। तो जब आप एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, उसको आप एक्सप्रेस कर देते हो किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो आप कहते हो कि ये इसका क्या है, 1 मोल है। 1 मोल, इसी को कहते हो कि ये इसका क्या है, 1 ग्राम एटम है। और इसी को आप कहते हो कि ये इसका 1 ग्राम मोल है। जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो आप कहोगे कि ये इस एलिमेंट का 1 मोल है। उसी को आप कहते हो कि ये इसका 1 ग्राम एटम है, और इसी को ही आप कहते हो कि ये इसका क्या है, 1 ग्राम मोल है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें एलिमेंट के लिए, तो एलिमेंट में हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कार्बन की। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 12 है। तो जब हम कार्बन के एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन,
कार्बन का एटॉमिक मास था उसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो जब आप कार्बन की एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन, और यही आपका इक्वल होता है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। जब आप एलिमेंट मतलब कि कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो हमारे पास था 12, उसको आप एक्सप्रेस करोगे ग्राम्स के अंदर तो वो आपका इक्वल होगा 1 मोल क्यूब इक्वल, और इसी तरह वही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम एटम की इक्वल। ये तो हमारे पास था एलिमेंट के लिए। एलिमेंट से हटकर जब हम सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए हम हमेशा जो मास यूज करते हैं वो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, उसको एक्सप्रेस कर देते हो किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा किसके इक्वल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल, उसी को आप कहते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और उसी को आप कहते हो 1 ग्राम जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा 1 मोल की इक्वल, वही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल की इक्वल, और वही इक्वल होगा 1 ग्राम मोल की इक्वल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, मॉलिक्यूल के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, वाटर की। वाटर हमारे पास क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो अगर जो वाटर का जो हमारे पास एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर जो मास है वो हमारे पास है 18। तो जब हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O, तो ये हमारा इक्वल होगा किसके, 1 मोल ऑफ H2O। और यही हमारा इक्वल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब आपने क्या किया कि जो आपके पास मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल उसका जो मॉलिक्यूलर मास था 18 था, उसको आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो आप कहोगे कि ये इसका क्या है, 1 मोल है, और इसी को आप कहोगे कि ये इसका क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के बाद अगली जो टर्म है जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो हमारे पास फार्मूला मास होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा हम यूज करते हैं फार्मूला मास। तो जब आप फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर दोगे किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो वो आपका इक्वल होगा 1 मोल ऑफ 1 मोल, वही आपका इक्वल होगा ग्राम फार्मूला, 1 ग्राम फार्मूला। और यही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम मोल। किसी भी आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा आप यूज करते हो फार्मूला मास। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होगा उसको जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा उसके 1 मोल की इक्वल, 1 ग्राम फार्मूला की इक्वल, या उसी को हम कहते हैं कि इसका क्या है, 1 ग्राम मोल है। अगर हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करें तो इसमें हम आयनिक कंपाउंड में एग्जांपल लेते हैं NaCl की। NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बना है। NaCl की बात करें तो Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इस तरह जो इस आयनिक कंपाउंड का जो हमारे पास फार्मूला मास बनता है वो हमारे पास है 58.5 ग्राम ऑफ
NaCl, ये हमारा किसकी इक्वल होगा 1 मोल ऑफ NaCl, और यही हमारा इक्वल होगा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब जो फार्मूला मास होता है उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका 1 मोल की इक्वल होता है, वही आपका 1 ग्राम फार्मूला की इक्वल होता है। उसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो NaCl हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaCl का जो फार्मूला मास है वो है 58.5। जब आप उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा 1 मोल ऑफ NaCl, और वही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। अब लास्ट टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है आयनिक स्पीशीज, मीन आयन। जब हमारे पास कोई भी आयन होगा तो आयन के लिए जो हम मास का वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास है आयनिक मास है। तो जब आप किसी भी आयनिक स्पीशीज का जो आयनिक मास होगा उसको आप एक्सप्रेस कर दोगे किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो वो आपका इक्वल होगा 1 मोल की इक्वल। इसी को आप कहते हो कि ये इसका क्या होगा 1 ग्राम आयनिक मास, और यही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम मोल की। आयनिक स्पीशीज में हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की OH नेगेटिव। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो इस तरह ओवरऑल जो एटॉमिक मास इसका जो आयनिक मास बनता है वो 17 है। तो जब आप किसी भी आयन के जो होता है आपके पास आयोनिक मास उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ OH, और यही आपका इक्वल होगा 1 ग्राम मोल ऑफ OH। तो ये हमारे पास 4 बेसिक टर्म्स थी कि मॉलिक्यूल के लिए हम मोल को किस तरह डिफाइन करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए किस तरह करते हैं, एलिमेंट के लिए किस तरह करते हैं, और आयनिक स्पीशीज के लिए हम मोल को किस तरह डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर, जब आपने किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेना है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अब पार्टिकल्स से मुराद यहाँ पे क्या है कि उसके अंदर जितने एटम, आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो कहलाता है उसका एवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपका इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर की इक्वल। अगर एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करें, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आप पार्टिकल्स की बात करते हो तो पार्टिकल से मुराद होता है उसके अंदर एटम, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो आपका कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास इक्वल होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23
पार्टिकल, कि इतने उस सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। वो पार्टिकल्स आपकी इन द फॉर्म ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयन भी हो सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर को हम बेसिकली डोनेट करते हैं Na से। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो आपका कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपका है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और उसको आप नोट करते हो किससे, सिंबल Na से। अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले एलिमेंट के लिए इसकी एग्जांपल देखें, तो एलिमेंट में हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जब आप एलिमेंट मतलब कार्बन के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर देते हो ग्राम्स के अंदर, तो वो आपका इक्वल होता है 1 मोल की इक्वल 1 मोल ऑफ कार्बन। और जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब एलिमेंट है तो एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट की एग्जांपल कंसीडर की, एलिमेंट में कार्बन का एटॉमिक मास 12, आपने उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो वो आपका इक्वल आया 1 मोल ऑफ कार्बन के। और 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लो, तो मॉलिक्यूल में हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। उसको जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा किसके, 1 मोल की इक्वल होगा 1 मोल ऑफ H2O। और 1 मोल ऑफ H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इसी तरह जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड मतलब कि NaCl की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास है उसका 58.5। जब आप उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपका इक्वल होगा किसके, 1 मोल ऑफ NaCl के। और यही आपका इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस। ये हमारे पास था एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टर्म जो है वो डिस्कस करते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, जब किसी भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब कि वो गैस होती है जो गैसेस के तमाम लॉज को फॉलो करती है, ओबे करती है। किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो उसका कहलाता है मोलर वॉल्यूम। किसी भी आइडियल गैस का जो 1 मोल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा वो उसका कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम occupied by 1 mole of an ideal gas at standard condition of temperature and pressure is called molar volume। और कोई भी गैस स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर पे 1 मोल के ऊपर जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कि किसी भी गैस का जब आप 1 मोल लोगे तो स्टैंडर्ड कंडीशंस और टेम्परेचर पे वो आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कितना, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और यही वॉल्यूम आपका कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे फिर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में गैस एग्जिस्ट करती है।
तो एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो 2 है। इसका मतलब उसका जो मास बनेगा वो बनेगा 2.016। 1.008 में 1.008 प्लस करोगे तो वो आपका 2.016 ग्राम बनेगा। तो 2.016 ग्राम ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका इक्वल होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो आपका इक्वल होता है 1 मोल ऑफ उस गैस का। और यही आपने पढ़ा है कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल के अंदर जो उसका एवोगाड्रो मतलब कि जो उसका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। किसी भी गैस का, ठीक है, जब आप 1 मोल लेते हो तो उसका जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी। उम्मीद है कि इन टर्म्स से रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। थैंक यू।